हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यांग्स में और लेंस में दोनों में ही बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि दोनों ही परिवारों में शादी होने वाली थी। लेकिन इधर जिधर लान वांग जी को इस शादी से कोई मतलब नहीं था, दूसरी तरफ वहीं जैन चैंग था जिसे इस शादी से सच में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि उसने कभी भी लान वांग जी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसने जिसे देखा था वो था लैन सिचेन। हाँ, उसने कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी कि लैन सिचेन ही उसको मिलेंगे, लेकिन हाँ, वो ये भी नहीं चाहता था कि अगर उसकी शादी हो भी तो भी वो लैन सिचेन का ही भाई निकले। यहाँ पे जैन चैंग ने बहुत बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने तो बिल्कुल उसकी बात सुनने से ही मना कर दिया था। उसने तो उसके बाद से उसकी बात ही नहीं सुनी जब उसने बोला था कि उसे लैन वांग जी से शादी नहीं करनी है। और उसके बाद से उसने अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं सुनी, और बड़े होने के नाते उसने खुद से ही सारे डिसीजंस ले लिए थे कि हाँ, यांग से अगर किसी की शादी होगी तो वो जैन चैंग की होगी, और वो भी लान वांग जी से होगी। यहाँ पे सभी लोग मैडम यू के इस डिसीजन से खुश भी थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मैडम यू की इस डिसीजन के पीछे के इंटेंशंस क्या हैं। शादी का जो प्रपोजल था वो लगभग 2 हफ्ते पहले आया था, और अभी 2 हफ्ते हो चुके थे इन लोगों की शादी की बातें होते होते। जैन चैंग हर एक कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से किसी से तो बात कर ले, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो किसी से बात कर पाए। लान वांग जी से बात करने का उसका कोई मूड नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो एक इमोशनलेस पर्सन है। उससे बात करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बाय एनी चांस वो उससे कह भी देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो उससे शादी नहीं करना चाहता, तो भी उसके मुंह से एक ही शब्द सुनने को मिलेगा कि मैं अपने फैमिली के लिए गए डिसीजंस को फॉलो करूँगा। अगर वो मुझे तुमसे शादी करने के लिए बोलते हैं तो मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं बोलते हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हें शादी के बाद तुम्हारी लाइफ अलग और मेरी लाइफ अलग रहेगी। मैं किसी भी तरीके से तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक रही शादी की बात तो मेरे एंड से तो बस मेरी फैमिली ही डिसीजन लेगी। इस बात की उम्मीद पहले से ही जैन चैंग को थी, क्योंकि वो अच्छे से वाकिफ था लैन वांग जी के बिहेवियर से। लेकिन अब लास्ट होप उसके पास बच चुकी थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ लैन सिचेन ही थे। वो डायरेक्टली उन्हीं से जाके बात करना चाहता था, और फाइनली बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फाइनली उसने डिसीजन ले लिया था कि अब वो लैन सेक्ट जाएगा और वहाँ जाके वो लैन सिचेन को बताएगा कि उसके लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं और उसके भाई के लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद फाइनली वो ठान चुका था कि वो अपने लव का कन्फेशन ज़रूर करेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था शादी से पहले का 1 मिनट भी अगर उसके पास है ना, तो वो उसके पास लास्ट चांस होगा अपने शादी को रोकने का, इस शादी से बचने का। अगर शादी हो गई तो उसके बाद कोई भी मौका नहीं बच पाएगा, किसी भी तरीके की कोशिश करने के पास उसका कोई चांस नहीं रहेगा। इसलिए वो हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहता था, जो भी वो कर सकता था। और फाइनली उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अब लैन से जाके लैन सिचेन से ही बात करेगा। भले ही वो अच्छे से जानता था कि इस तरीके से अपने प्यार के लिए भीख मांगना ये बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन अपने आँखों से अपने आप को बर्बाद होते देखना ये उससे भी ज़्यादा गलत है। लेकिन जब तक वो डिसीजन ले पाता, उसको एक और चीज़ याद आती है कि बहुत जल्दी ही लैन सेक्ट में ही उसकी शादी होने वाली है। इसलिए इस तरीके से और बिना किसी को अपने साथ लिए, बिना किसी वजह के यहाँ से लैन सेक्ट चले जाना, लैन सेक्ट वालों को बुरा लग सकता है। हो सकता है कि वो स्पेशली लैन सिचेन से मिलने की अनुमति तो उसको नहीं देंगे। इसलिए अगर उसे लैन सिचेन से मिलना है तो वो सबसे छुपते छुपाते मिलना होगा, सबके नज़रों में आए बिना मिलना होगा, किसी को बताए बिना मिलना होगा। क्योंकि अगर किसी ने उसको देख लिया तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी बात आ जाए, हो सकता है कि जैन चैंग के कैरेक्टर पे भी बात आए। यहाँ पे जैन चैंग जितना पॉजिटिव अपने लव के लिए हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा वरीड अपने कैरेक्टर के लिए हो रहा था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बार अगर एक ओमेगा के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा दी जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको फिर इस तरीके से बचा पाना। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फाइनली जैन चैंग को याद आ गया था कि उनका एक सीक्रेट तरीका है जो कि वो मैसेज भेजने के लिए यूज़ करते हैं, और वो था बटरफ्लाई मैसेज। वो डायरेक्टली इससे लैन सिचेन को मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके मन में फिर से एक उलझन आ चुकी थी कि आखिरकार वो अगर मैसेज करता भी है तो वो क्या मैसेज करेगा। लेकिन फाइनली ना कुछ सोचा, ना कोई समझा, ना ही किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा
फोकस किया, उसने एक मैसेज भेज दिया था कि वो उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो उससे सैरीटाउन के मार्केट में मिलना चाहते हैं और वो वहाँ पे कल सुबह उनसे मिलेगा। अगर वो पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ वहाँ पे आ जाइएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये मैसेज भेजते ही वो जा चुका था अपने बेड में, क्योंकि अभी उसे सोना भी था। यहाँ पे दूसरी तरफ विंग था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में सच में कुछ भी नहीं था। वो आखिरकार बात करे तो किससे करे, आखिरकार वो अपनी स्थिति किसी को समझाए तो किसको समझाए, क्या कहे और किससे कहे। उसके पास वर्ड नहीं थे, उसके पास थे तो बस अपने इमोशंस, और वो भी किसी को बयां नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे आज तक की लाइफ में विंग को सबसे ज़्यादा हेल्पलेस महसूस हो रहा था, तो वो सिर्फ आज ही था। उसको जब से वो लैंड सेक्ट गया था, उसको तब से ही लैन वांगजी कुछ अलग तरीके से महसूस कराते आया था। ऐसा नहीं था कि उस लैन वांगजी ने कुछ अफेक्शंस दिखाए थे, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट विंग को दी थी, कुछ स्पेशल पोजीशन अपनी लाइफ में विंग को दी थी। लेकिन हाँ, लैन वांगजी जिस तरीके से विंग को हमेशा डांटा करता था, हमेशा उसको सही चीज़ें सिखाने की कोशिश किया करता था, हमेशा उसके मतलब गलत चीज़ों से उसे बचाने की कोशिश किया करता था, उसको एक अजीब सी फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उसके सामने उसका कोई गार्जियन है और उसको हर एक मुसीबत से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच में वो समझ ही नहीं पाया कि कब उसकी जो फीलिंग्स है ना, वो लान वांगजी के लिए डेवलप हो गई थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो वो अच्छे से जानता था कि शायद लान वांगजी के मन में वो नहीं है जो उसके मन में है, इसलिए वो तो लान वांगजी से भी बात नहीं कर सकता। विंग आज भी बिल्कुल वहीं पे बैठा हुआ था, जहाँ पे वो हमेशा से ही बैठा करता था, चाहे वो खुशी हो या फिर दुख। अगर उसे अपने आप के लिए एक अलग टाइम चाहिए होता था तो वो वहीं पे बैठता था, और वो था उसका पेंटिंग हॉल। उसने जैन फेंगमियान से बोल के अपने लिए एक अलग कमरा बनाया था, जहाँ पे उसके अलावा कोई भी इंसान बिना उसकी परमिशन के एंट्री नहीं कर पाता था, क्योंकि विंग बहुत तरीके की आर्ट्स जानता था, और इसी आर्ट को यूज़ करते हुए, इसी विद्याओं को यूज़ करते हुए वो अपने डोर को हमेशा लॉक रखता था और पूरी श्योरिटी देता था कि उसके जो वो रूम है वो हमेशा ही साउंड प्रूफ रहे। इसलिए साउंड प्रूफ तालिस्मान्स के साथ साथ स्पेल्स भी वो यहाँ पे यूज़ करता था, ताकि बाहर वालों को अंदर की आवाज़ सुनाई ना दे और अंदर वालों को बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। यहाँ पे वो पूरी सिक्योरिटी रखता था और बहुत ज़्यादा टाइम अपना यहीं पे निकाला करता था। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे बस रोने धोने के लिए आता था या फिर अपनी खुशियाँ मनाने के लिए आता था। वो यहाँ पे आके बहुत टाइम बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स भी बनाया करता था, और इस हॉल को उसने पूरी तरीके से भर रखा था पेंटिंग से, पोर्ट्रेट से। यहाँ पे उसके पेरेंट्स से लेके, उसके फ्रेंड्स से लेके, उसके फैमिली मेम्बर्स से लेके, उसके कजिन्स, कजिन नहीं, सिबलिंग, इन सभी से लेके उसने पूरे के पूरे हॉल को भर रखा था उनकी फ़ोटोज़ से, अपनी फ़ोटोज़ से, स्पेशल मेमोरीज से, कभी नेचर की फ़ोटोज़ से। जो कुछ भी उसको पसंद आता था उसने हर एक चीज़ की फ़ोटोज़ बना के, हर एक चीज़ की पेंटिंग बना के, पोर्ट्रेट बना के यहाँ पे रखा हुआ था। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस इंसान की पोर्ट्रेट थी वो था लान वांगजी। लगभग 16 साल की उम्र में ये लोग लैंडसेक्ट गए थे, और लैंडसेक्ट से ही विंग ने लान वांगजी की फ़ोटोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था, उसके पोर्ट्रेट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए यहाँ पे लान वांगजी की हद से ज़्यादा पोर्ट्रेट्स थी। लेकिन सबसे दुख की बात यहाँ पे विंग के लिए ये थी कि जिस इंसान की पोर्ट्रेट्स उसने यहाँ पे सजा के रखी हैं, पेंटिंग्स यहाँ पे सजा के रखी हैं, उसकी लाइफ में तो विंग का होना या ना होना उसके एक ही बराबर है। यहाँ पे विंग अपनी बातों को सोचते सोचते यहीं पे सो चुका था। दूसरी तरफ जैन चेंग था, वो भी अपने आंखों से बहुत सारे आंसुओं को गिराते हुए अपने बेड पे सो चुका था। दूसरी तरफ लैंड सेक्ट के लोग थे, जिन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे उनके लिए बस लैन वांगजी की शादी थी, इसके अलावा किसी का दिल टूटा है या किसी के दिल में नई उम्मीदें जागी हैं, ये उनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता था। बस एक नॉर्मल अरेंज मैरिज जैसी होती है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही माहौल था। और लान वांगजी वो तो हमेशा ही के ही तरह अपने रूल रेगुलेशंस में ही डूबा हुआ था। और रही बात जहाँ तक जैन चैंग की, तो उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि वो शादी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली ने इस रिश्ते को मंजूरी दी है, उसकी फैमिली ने इस रिश्ते को चूज़ भी किया है, तो वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर हाँ उसके दिल में कोई होता तो शायद वो एक पल के लिए अपनी बात रख सकता था। और लैंड सेक्ट वाले कोई ऐसे इंसान भी नहीं है जहाँ पे लोगों पे जोर ज़बरदस्ती की जाए। लेकिन
भले ही लानवांग जी को कोई फ़र्क ना पड़ता हो या फिर उसकी लाइफ में जो चल रहा हो वो चलने दिया जाए, लेकिन एक इंसान था जिसकी लाइफ में अभी अभी कुछ तो चेंज आए थे, और वो था लैंसी चैन। लैंसी चैन जो कि अपने इवनिंग के टाइम पे मेडिटेशन में लगे हुए थे। उन्हें जैन चैंग का जैसे ही मैसेज मिलता है, और वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था कि वो उनसे कल मिलना चाहता है सेरी टाउन के मार्केट्स में, तो ये कौन सी बात है। इस वक्त तो जैन चैंग को लानवांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर उसे टाइम स्पेंड करना ही है तो उससे मिले, उससे बात करे, ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ उनके लिए ये थी कि जैन चैंग ने उसकी लाइफ में पहली बार लैंसी चैन को मैसेज किया था, या ये कहो कि कोई संदेश भेजा था। क्योंकि जब वो 16 साल का था तब उसने बटरफ्लाई मैसेज भेजना सीख लिया था, लेकिन तब से अभी तक उसने कभी किसी के लिए यूज़ नहीं किया था। और ये साफ साफ देखा जा सकता है कि आज उसने पहली बार इस बटरफ्लाई मैसेज को भेजने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ गलतियां थी जो कि जेओजुन पहचान चुके थे, और साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस जो वो पहले से ही थे, किस तरीके से बटरफ्लाई मैसेज को भेजा जाता है या फिर किस तरीके से उनकी गणना की जाती है, उस तरीके को पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जैन चैंग ने ये मैसेज पहली बार किसी को भेजा है। लेकिन उनके लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग था कि उसने यूज़ भी किया तो वो मेरे लिए। क्या वो लानवांग जी से इस तरीके से बात नहीं कर सकता था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें और भी ज़्यादा उलझन में डाल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, उलझन है तो कल वो उलझन कंप्लीट भी होंगी, उन उलझनों का भी एक सॉल्यूशन मिलेगा। ये सोचते हुए वो एग्री कर जाते हैं कि वो कल सेरी टाउन उससे ज़रूर मिलने आएंगे, और उससे बैक मैसेज करते हैं। ये रात निकल चुकी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग जैन चैंग अपने घर से कुछ बहाना बना के जा चुका था, और लगभग आधे घंटे में ही अपने शॉट का इस्तेमाल करते हुए वो सेरी टाउन पहुँच चुका था। यहाँ पे जब वो सेरी टाउन पहुँचा था उससे पहले ही एक इन के अंदर, यानी कि एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे उसने जेओजुन को बुलाया था, जेओजुन पहले से ही मौजूद थे। और वहाँ पे जाने के बाद उसने बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हुए जेओजुन को ग्रीट किया, उन्हें वो करते हुए सल्यूट भी किया, और उसके बाद अपनी सीट ले ली। जेओजुन ने भी उनका आंसर करते हुए स्लाइड सा नोट किया कि जो उसने अभी उसे सल्यूट किया है उसको वो एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ उसे बैठने का इशारा भी किया, और जैसे ही वो बैठ चुका था वैसे ही एक केटल से दोनों के लिए ही उसने चाय भी सर्व कर दी थी, और यहाँ पर से इन दोनों की बातें होना स्टार्ट हो चुकी थी। इन लोगों की बातें लगभग 1 घंटा चली थी। उसके बाद जेओजुन अपने घर जा चुके थे और जैन चैंग अपने घर जा चुका था। यहाँ पे ये दोनों ही अपने अपने घरों में पहुँच चुके थे, लेकिन जैन चैंग नहीं जानता था कि घर आते ही उसको एक और शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलेगी। अभी अभी जैसे ही वो घर पहुंचा था तो उसकी सिस्टर यानी कि जैन यांगली आके उसे बताती हैं कि लेंस ने शादी की जो डेट है उसको थोड़ा आगे प्रीपोन कर दिया है, यानी कि उसे पहले कर दिया है। अब तुम्हारी शादी जो कि 1 महीने के बाद होने वाली थी वो इन 15 दिनों के अंदर ही हो जाएगी। ये सुनते ही जैन यांगली तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ जैन चैंग को बताया भी था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं जानती थी कि उन्होंने अभी अभी जैन चैंग को कितना बड़ा झटका दिया है। जैन चैंग अपने रूम में जाते हुए अपने दरवाजे को बंद करता है और वहाँ जाके अपने बालों को जोर से खींचते हुए उसे एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि बस इस सब चीज़ों से छुटकारा पा ले। उसे बस इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था किसी भी तरीके से। यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे सिर्फ अपने रूम में निकाल लेने के बाद फाइनली वो बाहर आता है और कोशिश करना चाहता है कि वो इस सब से बाहर निकले। लेकिन इन सब के चलते वो एक चीज़ तो भूल ही चुका था कि कम से कम 4 से 5 दिन हो चुके हैं उसने विंग को कहीं देखा ही नहीं है। इवन उसने भी कुछ चीज़ें नोटिस की थी कि जब से लानवांग जी और उसकी शादी की बात चल रही है तब से विंग के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि विंग वो विंग नहीं रह चुका है जो कि हमेशा से ही रहा करता था। मैडम यू अगर सामने से डांटती भी थी तो भी उसके अंदर से वो नॉटी वाली स्माइल, वो शैतानी, वो आंखों की चमक फिर भी दिखती थी। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल अपोजिट उसके साथ हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस विंग को अभी वो देख रहे हैं वो विंग वो है ही नहीं जिस विंग को वो लोग जानते थे। भले ही और लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन जैन चैंग ने ये चीज़ बहुत अच्छे से और बखूबी नोटिस की थी। लेकिन हाँ, इसका रीज़न वो नहीं जानता था। यहाँ पे
जैन चेंग जो कि 5 से 6 दिन हो चुके थे अपने भाई से नहीं मिला था, वो उससे पूरे महल में ढूंढ रहा था, यानी कि जियांग मैंसन जो था वहाँ पे ढूंढ रहा था। इवन उसके कमरे के साथ साथ उसने ऑलमोस्ट जियांग मैंसन के सारे कमरे ढूंढ लिए थे, लेकिन विंग उसको कहीं भी नहीं मिल रहा था। और फाइनली वो रियलाइज़ कर चुका था कि विंग इस वक्त कहाँ होगा, और अपनी उम्मीदों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए वो फाइनली निकल चुका था उस तरफ जहाँ पे उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे वहाँ पे विंग जरूर मिलेगा। लगभग 2 मिनट चलने के बाद फाइनली वो उस जगह पहुँच चुका था जहाँ पे उसे विंग मिलने वाला था। लेकिन इस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि विंग आखिरकार वो उससे कैसे बात करे, क्योंकि जिस रूम के अंदर वो है वो अंदर की आवाज़ बाहर नहीं सुन सकता, और बाहर अगर वो कितना भी चिल्ला ले तो भी विंग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। और रही बात इस दरवाजे की, विंग तो इसको कभी खुला नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इस पूरे महल में विंग के लिए एक यही जगह थी जहाँ पे सिर्फ उसका अधिकार था। उसके अलावा यहाँ पे ना ही कोई अलाउड था, ना ही कोई जा सकता था। बिना उसकी परमिशन के यहाँ पे एक मक्खी तक नहीं जा सकती थी। ये तो पूरा का पूरा जैन चेंग है। लेकिन फिर भी जैन चेंग आज ट्राई करना चाहता था कि क्या वो अपनी शक्तियों से, अपनी एनर्जी से, अपने पावर से क्या इस दरवाजे को खोल सकता है। लेकिन एक डर उसके अंदर भी था कि अगर बाय एनी चांस उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस दरवाजे को तोड़ दिया तो विंग उसकी हालत बद से बदतर कर देगा। भले ही विंग वैसे तो जैन चेंग के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिंग और लविंग ब्रदर है, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और स्पेशली इस रूम के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव है। वो इसलिए नहीं कि यहाँ पे उसके कुछ सीक्रेट्स हैं, वो इसलिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और अगर अंदर कोई आया तो हो सकता है वो केयरफुल ना आए और कुछ भी तोड़ फोड़ दे, जो कि विंग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए वो हमेशा से ही इस बात का ध्यान रखता था कि इसके अंदर स्पेशली कोई ऐसा इंसान तो ना आए जिसको उसकी कोई कदर ना हो, और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना वो अगर टूट फूट जाए तो शायद वो उस इंसान को माफ़ कर पाएगा। इसलिए उस कमरे में जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। लेकिन जैन चेंग अपने भाई को इस वक्त देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, तो ऑफकोर्स सी बात थी उसने एक हिम्मत की थी कि वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करे। जैसे ही उसने दरवाजे पे हाथ रखा कि क्या वो इसको खोल सकता है या नहीं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका हाथ अंदर की साइड जा रहा है, यानी कि दरवाज़ा पहले से ही खुला है। हाँ, इस वक्त दरवाज़ा खुला था और जैन चेंग के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। जैसे ही जैन चेंग ने पूरे दरवाजे को खोलते हुए अंदर का व्यू देखा तो वो देखता है कि भी एक वॉल के सहारे अपने सर को रेस्ट दिए हुए है और वहीं पे सो रहा है। वो नहीं जानता था कि विंग आखिरकार यहाँ पे क्यों सो रहा है और कब से सो रहा है, लेकिन उसे ये तो पता था कि नीचे से फर्स्ट बहुत ज़्यादा ठंडा है और उसे कोल्ड भी हो सकता है। इसलिए उसने अपने कदमों को जल्दी से विंग की तरफ बढ़ाते हुए उसको उसके शोल्डर पे टैप करते हुए फाइनली उसको उठा दिया था। विंग जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि बाहर ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम है, लेकिन ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो लास्ट नाइट से यहीं पे सो रहा था और सोते सोते वो तो यही भूल चुका था कि वो आज दिन भर सोया हुआ है और इस रूम से बाहर ही नहीं गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी विंग के लिए कि सामने जो इंसान खड़ा है वो आखिरकार इस कमरे में कैसे घुस गया, कैसे वो यहाँ पे आ गया। क्या इसने मेरा दरवाजा तोड़ दिया है या फिर कोई और बात है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने दरवाजा अच्छे से बंद नहीं किया था और ना ही कोई बैरियर सेट किए थे। इसलिए वो समझ गया था कि इस रूम में जैन चेंग की एंट्री कैसे हुई है। लेकिन फाइनली जैन चेंग को अपने सामने देख के उसको एक चीज़ महसूस होती है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होगा, इसलिए उसके अपने फेस पे अब स्माइल का कवर चढ़ा लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने स्माइल को फिर से अपने फेस पे लेके आता, वैसे ही जैन चेंग उसको रोकते हुए बोलता है, क्या तुम इस तरीके से शो ऑफ करना बंद करोगी कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। विंग नर्वसली एक स्माइल हंसते हुए जैन चेंग को आंसर करता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने आप को ज़मीन से उठाता है और पास ही के रखे हुए कुशन पे जाके बैठ जाता है। जैन चेंग भी उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए दूसरे कुशन पे बैठ जाता है और साथ ही साथ विंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा सैड आइज से उसको देखने के बाद वो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम सैड हो या नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी स्थिति क्या है तो मैं क्लियरली एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं एक ऐसी स्थिति में फंस चुका हूँ जहाँ पे
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से आखिर बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। विंग एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ जैन चैंग को देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन सी प्रॉब्लम में फंस चुके हो? तो जैन चैंग इमोशनलेस फेस के साथ विंग को रिप्लाई करता है, मैं इस शादी को नहीं करना चाहता, मैं इस शादी को तोड़ना चाहता हूँ। क्या एक भाई होने के नाते तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम कोई ऐसा आइडिया निकाल सकते हो जिससे मैं इस शादी से बच सकूं? जैन चंग शादी नहीं करना चाहता और अब वो विंग की हेल्प लेने आया है, लेकिन क्या विंग उसकी हेल्प कर पाएगा? ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।